परावर्तन और पारगमन में हम थोड़ी और बात करते हैं, जिसमें हमें गणितीय रूप में आपतित और परावर्तित और पारगमित आयाम में रिलेशन निकालना है। उनमें क्या संबंध होता है, कैसे कैसे उनमें हम, अगर ए आपतित दिया होगा तो ए परावर्तित और ए आयाम मतलब पारगम्य वाला कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले थोड़ी छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूं कि मान लीजिएगा, जैसे कॉमन सी सेंस बात करते हैं, मान लीजिएगा आपके पास ये एक माध्यम है, ये क्या है, माध्यम 1 है, और ये माध्यम 2 है। यहां से कोई भी ऊर्जा आई, वो ऊर्जा क्या होगी, क्या वो ऊर्जा परावर्तित भी होगी और क्या वो ऊर्जा दूसरे माध्यम में जा भी सकती है ना, ट्रांसमिट भी हो गई, पारगम्य भी हो गई। ठीक है, तो ये आपकी ऊर्जा जो यहाँ पर आई है परावर्तित, तो इसमें क्या क्या है, क्या इस वाली ऊर्जा में इसका वेग भी है v1 मान लो, क्या इसमें इसकी तरंग दैर्ध्य भी है λ1 मान लो, क्या इसकी फ्रीक्वेंसी है f1 मान लो। ठीक, क्या इसमें इसका आपतित आयाम भी है यस। तो जब ये टकरा करके अपने सेम माध्यम में जा रही, तो क्या इसकी चाल में परिवर्तन आएगा, क्या v2 बराबर v1 ही होगा, यस। क्या λ2 बराबर λ1 ही होगा, यस। और f2 बराबर भी f1 ही होगा, यस। लेकिन इसमें जो आयाम होगा वो बदल जाएगा, क्योंकि कुछ ऊर्जा तो उसमें से कम होगी, और ऊर्जा के समानुपाती होते हैं स्क्वायर के आयाम के, तो उतना आयाम तो नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि कुछ ऊर्जा तो यहाँ भी चली गई, भाई ऊर्जा कम होगी तो आयाम भी कम हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका आयाम बदल जाएगा। तो ये ए आई है, तो यहाँ पर ये ए आर लिख लो, परावर्तित आयाम। ठीक, तो यहाँ पर इसका जो भी मीडियम का मान लो, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, मान लो अपवर्तनांक की बात करते हैं, अगर लाइट की बात करें तो अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, जब हम रस्सी की बात करेंगे तो माध्यम होगा, माध्यम में होगा μ1 μ2 कौन, रस्सी का द्रव्यमान प्रति लंबाई के, खैर उसकी बात भी करेंगे। लेकिन अगर मैं इसमें बात करूं तो क्या यहाँ पर v इस वाले माध्यम में, यहाँ पर ये तो सेम माध्यम ही था, तो उसको तो आप v को v1 लिखो, इसको लैम्बडा को भी λ1 लिख लो, है ना, तो इसे तो समान ही रहेगा ना, फ्रीक्वेंसी fp f1 के बराबर ही रहेगी। लेकिन जब दूसरे माध्यम में गए तो दूसरे माध्यम में v2 को v लिख लिया, v2 को आप v1 तो नहीं लिख सकते क्योंकि तरंग तो बदल जाएगी, और λ2 भी बदल जाएगी, और फ्रीक्वेंसी जो होगी वो f1 के बराबर ही रहेगी, फ्रीक्वेंसी f1 के बराबर ही रहेगी। लेकिन क्या तीव्रता बदल जाएगी, क्योंकि तीव्रता किसके समानुपाती होती है, आयाम के स्क्वायर के, ऊर्जा बदल जाएगी, तो आप लिए तीव्रता अलग अलग होगी, इसमें अलग इसमें अलग, सब में अलग अलग होगी। अच्छा, क्योंकि हमारे पास v बराबर f लैम्बडा होता है, और बेटे जो आवृत्ति होती है वो स्रोत का गुण होती है, जब तक आप स्रोत नहीं बदलेंगे तब तक आवृत्ति नहीं बदलेगी। अगर आपने बात करते हैं कि एक स्रोत की बात करें तो इसकी आवृत्ति यह है, तो f बराबर v लैम्बडा, अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चाल बदल रही है तो ये बढ़ रही है तो ये भी बढ़ेगी, ये घट रही है तो ये भी घटेगी, तो ये नियत रखती है, ये वाला ये आपका कांस्टेंट रहता है। ठीक, इतनी सी बातें हैं। ठीक है, ऐसे ही आप रस्सी की बात करें, रस्सी पर हमारे पास क्या हो रही है ये एक रस्सी है, एक रस्सी है, इस रस्सी में हमने कोई भी ऊर्जा चला दी, चलेगी इसमें, क्या इस रस्सी में यहाँ पर इसमें रस्सी में तनाव T1 T2, स्पीड V1 V2, λ1 λ2 F1 F2 μ1 μ2, इन सब चीज़ों की बात करते हैं, है ना। जब इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं तो एक माध्यम से तरंग चल रही है, ऊर्जा चल रही है, दूसरे माध्यम में जा रही, एक माध्यम तो ये रस्सी होगी, दूसरा माध्यम ये वाली रस्सी होगी, है ना, ये बारीक वाली। तो जाहिर सी बात है, इसे देख के आपको समझ में आ रहा है कि μ1 इसका ज़्यादा होगा, इसका कम। म्यू क्या होता था, मास पर यूनिट लेंथ, है ना, इकाई लंबाई का द्रव्यमान तो होता था, तो इसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, उसका कम होगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, इनकी मोटाई इसकी ज़्यादा ले ली, लंबाई इसकी जितनी भी मास पर यूनिट लेंथ के हिसाब से निकाल ली, मान लो सेम मटेरियल की बनी हुई। तो आपको क्या करना है, μ1 ग्रेटर देन μ2 है, और म्यू बराबर क्या होता है बेटे, T1 T2 की बात करें, अगर इस बिंदु की बात करें, जब इसमें ऊर्जा चल रही है तो इस पे तनाव T1 इधर होगा, इस पे तनाव T2 इधर होगा, लेकिन x दिशा में एक्सेलरेशन त्वरण क्या है, शून्य। ये बिंदु तो क्या है, साम्य अवस्था में है, जैसे P बिंदु ले लूं तो बिंदु P साम्य अवस्था
में है, x दिशा में। भाई ये बिंदु इधर थोड़ी भाग रहा है ना, ये इधर थोड़ी भाग रहा है। तो जब इधर उधर नहीं भाग रहा तो आप कह सकते हो इतने छोटे से हिस्से को अगर मैं बात करूं, इसको मैं अगर थोड़ा जूम कर लूं कि भाई इधर T1 लग रहा है, इधर क्या लग रहा है T2, इसका कुछ मास भी हो गया, मान लो बिंदु का dm मास है, इसका त्वरण कितना है 0, तो क्या T2 माइनस T1 बराबर dm इंटू ए। तो ए तो 0 है, इसको क्या कर दिया 0, तो dm इंटू 0, तो T1 माइनस T2 बराबर 0, T1 बराबर T2 T। इसका मतलब इस बिंदु पर हम ये कंडीशन निकाल चुके हैं कि इस बिंदु पर तनाव की वैल्यू इक्वल है, यानी कि दोनों रस्सी में तनाव समान होता है। आप याद रख लेंगे कि जब श्रेणी क्रम में दो रस्से जोड़ देंगे तो तनाव समान होगा हमेशा, चाहे रस्सी में भार हो चाहे कुछ भी हो। भारी न हो तो चलो बात अलग है, लेकिन भार वाली होगी तब भी, क्योंकि इस बिंदु पर जहाँ पे हमने जोड़ा गया है इनको, इसको बोलते हैं बाउंड्री वाला, यानी कि इसको सीमा वाला है ना, जहाँ पर इसको जोड़ दिया गया। जिस बिंदु पर उसको जोड़ा है, जोड़ वाला बिंदु जंक्शन पर है ना, संधि पर, संधि बिंदु जो है इस बिंदु पर चेक किया, जंक्शन बोलेंगे, संधि बिंदु बोलेंगे है ना, या फिर आप कह सकते हैं बाउंड्री है उसकी, ये पूरी की पूरी सीमा पर है। तो अब ये पता लगेगा कि भी तनाव समान होंगे, तो T1 बराबर T2, दोनों का तनाव समान होगा। और बेटे क्या V बराबर होता है T बाई म्यू, तो T तो सेम है, तो यानी कि V, और यहाँ पर दे रखा μ1 ग्रेटर दैन μ2, μ1 ग्रेटर दैन μ2 है, तो क्या होगा, क्या V1 लेस दैन V2, V2 ज़्यादा होगा इसके हिसाब से, क्योंकि तनाव तो समान है। और क्या बचा लैम्बडा 1। हमने अभी बात की कि भाई फ्रीक्वेंसी F1 बराबर F2 बराबर F। तीव्र फ्रीक्वेंसी जो होती है वो गुण किसका है, जो जिस आवृत्ति की हमने पल्स भेजी, जिस आवृत्ति की हमने तरंग भेजी, वो तो आवृत्ति किसी स्रोत से भेजी ना, तो जिस स्रोत से भेजी वो स्रोत की आवृत्ति ही इसमें रहेगी, वो तो बदलेगी जब तक स्रोत नहीं बदलेगा। तो कौन बदलता है, V और लैम्बडा। अब देखो V1 ग्रेटर देन V2, और चूंकि V बराबर क्या होता है F लैम्बडा होता है, यानी कि V समानुपाती लैम्बडा के, तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं कि लैम्बडा 1 लेस देन लैम्बडा 2। तो तरंग के आयाम बदल जाएंगे, तरंग के जो है इसमें तीव्रता बदल जाएंगी, तीव्रता तो रहेंगी अलग अलग ही, लेकिन इसमें वेग बदल जाएंगे और तरंग धैर्य बदल जाएंगे। अच्छा आयाम इसमें मान लीजिएगा ये आपतित आयाम है, ए आयाम इंसिडेंट। जब ये यहाँ पर आया एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही तरंग, तो क्या होगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या परावर्तन भी होगा, माध्यम बदल गया ना, तरंग जाएगी तो यहाँ माध्यम बदल गया, तरंग परावर्तित भी होगी और दूसरे माध्यम में पारगम्य भी होगी, पार भी करेगी, यानी कि ट्रांसमिट भी होगी। तो उस केस में यहाँ से जो तरंग आएगी वो तरंग का आयाम जो उल्टी होकर के वापस आएगी, मान लो कि ये उल्टी होकर के वापस ही आ गई है ना, मान लो ये उल्टी होकर के वापस आ गई, तो ये इधर आ गई, तो ये आपका AR नाम दे दिया। AR मतलब परावर्तित तरंग का आयाम, और एक इसमें भी चली जाएगी AT मतलब ट्रांसमिटेड या फिर पारगम्य तरंग का आयाम हो गया। हमें इन्हीं की बात करनी है कि ये कितने कितने होंगे, हमें इन्हीं की बात करनी है। AI AIT हमें दिया क्या होगा, हमें AI दिया होगा, V1 दिया होगा, V2 दिया होगा, इन तीनों के रूप में ये निकालना AR कितना होगा, AT कितना होगा। सवाल समझ में आ गया होगा हमें करना क्या है। हमारा आगे मेन प्रॉब्लम क्या है इस टॉपिक में, वो ये है कि भाई ठीक है हमने सब कैलकुलेशन तो हम पहले भी कर चुके हैं, तो लेकिन AI AR और AT में तो संबंध नहीं निकाला कुछ भी। ये संबंध हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी कैलकुलेशन करते हैं, इसकी गणना करते हैं, और ये हमारे लिए बड़े काम का है। अच्छा इसमें जो संबंध आएंगे वो हमारे जो हमने पहले प्रैक्टिकली देखे थे कि कैसे कैसे परावर्तित होती है, उनका मैथमेटिकल रिजल्ट भी इसी में मिल जाएगा कि किस तरीके से वो उल्टी होती है, किस तरीके से वो सीधी आती है, कब वो उसका फेज में अंतर आएगा और कब उसके वेग किस समान होंगे, कितनी एम्पलीट्यूड होगा, कितना आयाम होगा, वो सब गणना यहाँ पर हो जाएगी। तो अब हमारा सवाल अगला क्या है, AR और AT की गणना करना है ना। हाँ जी, तो हम अब इस बात की कैलकुलेशन करेंगे कि भाई कितना परावर्तित आयाम होता है, कितना ट्रांसमिटेड आयाम यानी कि पारगम्यता आयाम होता है। तो हमने ये देख लिया है कि भाई जब भी हमारे पास कोई भी एक रस्सी है, मान लीजिएगा एक रस्सी ले ली, ये ले ली अपने एक रस्सी, ये ले ली, और यहां से एक रस्सी ले ली, ये इधर जाएगी, μ1 V1 F लैम्बडा 1, और यहाँ से ये आयाम AI, यहाँ से
वापस आया आयाम, जो वापस आएगा तो वापस आया और ट्रांसमिट हुआ, AT लिख दिया और ये बिंदु कोई P ले लिया, कोई बिंदु P, ठीक है। अब इधर से वापस आया कौन सा, ये लो, ये वापस आ गया, जिसे हमने AR नाम दे दिया, ठीक। इधर वाले में, इसमें रस्सी में μ2 मान लो, V2 मान लो, फ्रीक्वेंसी समान ही लेंगे, है ना, और इधर λ2 ले लेंगे। क्लियर, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि भाई हमें इनमें संबंध तो निकालना, लेकिन जितनी ऊर्जा यहाँ से गई, भाई जितनी ऊर्जा गई वही तो ऊर्जा यहाँ पे उन दोनों में तो इससे डिवाइड हुई, एक परावर्तन में और एक इसमें। मान लीजिएगा मैं आपसे बोलूँ कि भाई यहाँ से कोई ऊर्जा आई, यहाँ पे कोई पावर आई, पावर आपतित पावर, ये कैसी चली गई, रिफ्लेक्टेड, और ये कैसी पावर चली गई, ट्रांसमिटेड। तो आप यही तो कहेंगे कि भाई जो आपतित आई थी वो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड, परावर्तित और पारगम्यता की जो पावर थी, आपतित पावर पारगम्यता और परावर्तित की योग के बराबर तो बैठेगी, जितनी दी थी उतने के बराबर तो रहेगी, ऊर्जा तो संरक्षित रहेगी, टोटल ऊर्जा या प्रति सेकंड ऊर्जा का लो पावर तो समान रहेगी। तो बस यही एक मेन पॉइंट है जिसको हमें लेकर के चलना है, ठीक। तो ले लो भाई, देखो PI बराबर PR प्लस PT। PI कितना, क्या PI को लिख सकते हैं 2 पाई स्क्वायर μ1 AI स्क्वायर F स्क्वायर V1। ये हमारी आपतित पावर की कैलकुलेशन हो जाएगी, जो हम पहले कर चुके हैं। ये आपको याद रखना है कि रस्सी में चलने वाली तरंग में जो पावर होती है और शक्ति होती है वो ये होती है। रिफ्लेक्टेड में क्या आ जाएगा, बस ये आयाम बदल जाएगा और उसकी चाल, इसकी चाल वही रहेगी, यानी कि 2 पाई स्क्वायर μ1 में रिफ्लेक्ट हो रही, सेम वाले में ही है ना, AR स्क्वायर, F उतना ही है और स्पीड भी वही आ गई V1। ये दूसरे में चली गई, दूसरे माध्यम में चली गई, तो क्या क्या बदलेगा, 2 पाई स्क्वायर, क्या ये μ2 हो जाएगा, AR की जगह A2 स्क्वायर हो जाएगा, और बेटे F स्क्वायर तो वही रहेगा, और बेटे V1 की जगह V2 हो जाएगा। क्लियर, इसमें से क्या क्या कट रहा है, क्या 2 पाई स्क्वायर तो उड़ गया, छम छमा छम, F स्क्वायर भी छम्मा छमा छम्मा, उड़ा दो, बचा क्या बचा क्या बचा क्या, μ1 V1 AI स्क्वायर μ1 V1 बराबर। और बेटा यहाँ पर थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। AR स्क्वायर μ1 V1, यहाँ पर AT स्क्वायर, और यहाँ पे AT के बाद μ2 V2, ये तो आया। अच्छा, अब हमें इस बात का पता है कि भाई बिंदु P पर अगर देखें कि T1 है, इसमें तनाव T2 है, इस रस्सी में तनाव T1, इसमें तनाव T2। क्या हमने T1 माइनस T2 बराबर dm इंटू A लिख सकते हैं इस डायरेक्शन में, x दिशा में? लेकिन क्या x दिशा में ax क्या है, शून्य है, इस दिशा में त्वरण थोड़े ही है, बिंदु थोड़े इधर भाग रहा, तो उसका मतलब T1 माइनस T2 बराबर, इसको 0 लिख देंगे, dm इंटू 0। अभी हमने ये बात पहले भी की थी, क्या मैं T1 माइनस T2 बराबर T लिख सकता हूँ? यस। और बेटा आपको पता है कि T बराबर क्या होता है, म्यू वी स्क्वायर, ये होता है, तो T अपॉन वी बराबर म्यू होगा, ऐसे लिखा जा सकता है, T अपॉन वी बराबर म्यू। तो सोचो T अपॉन वी बराबर म्यू लिखें अगर, यानी कि म्यू वी, इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, ए आई स्क्वायर μ1 V1, इसकी जगह क्या कर सकते हैं, क्या इसकी जगह T अपॉन V1 लिखा जा सकता है? यस। और ये AR स्क्वायर है, इसकी जगह T अपॉन क्या फिर से V1 लिखा जा सकता है? यस। AT स्क्वायर, क्या इसको लिखा जा सकता है T अपॉन, और बेटे ये V2 था और ये V2 आ जाएगा।
ठीक है, ऐसा लिखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि टी से टी छम्मा छम्मा होना ही होना है, और बस अपना काम आसान। तो अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना था आपको ए टी और ए आर में दो आंसर, दो निकालने ए टी और ए आर, लेकिन ए टी और आर में तो एक ही समीकरण बनी और हमें कितनी समीकरण निकालनी, दो। तो अब अपन इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, ए आई ए आर, हाँ जी, ये V1 वाले एक तरफ ले आओ। जब V1 वाले एक तरफ ले लेंगे तो ए आई स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर अपॉन V1 बराबर ए टी स्क्वायर अपॉन V2। यहाँ से आप कह सकते हैं कि ए आई स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर इक्वल टू V1 अपॉन V2 इंटू ए टी स्क्वायर। अभी मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आई है, समीकरण नंबर 1 आ गई। अज्ञात राशि कितनी है, ए आर और ए टी है, तो दो समीकरण चाहिए, एक समीकरण तो ये आ गई है आर टी में, एक समीकरण और चाहिए भाई। अब एक समीकरण और कैसे निकाल लेंगे भाई, ए आर और ए टी में अगर एक और मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा भाई, अपना काम हो जाएगा। हमें दिख रहा है इस बात का कि ए आई और V1 V2 हमें दिए रहते हैं। जनरली आपतित किरण तो हम ही आपतित तरंग तो हम ही बना रहे हैं ना, तो आपतित तरंग का आयाम तो हमें पता होगा, कितनी तरंग चाल है इसकी V1 V2 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ए आई V1 V2 दिए होते हैं, लेकिन ए आर और ए टी निकालने के फॉर्मूले बनाने हैं। अब ये फॉर्मूले बनाने में तो मैं ए आर और ए टी में तो एक ही समीकरण आई, तो एक और चाहिए, एक और चाहिए। तो अब देखो भाई एक और कैसे बनाएंगे, सुनेंगे ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेटे एक बात बताओ कि ये जो हमारे पास इस तरफ से तरंग आ रही है वो ए आई आ रही, और परावर्तित होकर के कितनी आ रही, ए आर। तो अगर परावर्तित होकर के ए आई और ए आर इस तरफ आ रही है, तो मेरे को ये बताओ कि जो मोटे वाली रस्सी है इस पर किसी भी बिंदु की बात करें या बिंदु P की बात करें, बिंदु P पर कुल आयाम इसके हिसाब से, सफेद वाली रस्सी के हिसाब से, इस सफेद वाली मान लीजिएगा इसको येलो मान लो, सफेद वाली रस्सी के हिसाब से आप बताओ कि इस बिंदु का आयाम कितना हो सकता है अधिकतम। क्या इसका आयाम ए आई प्लस ए आर हो सकता है अध्यारोपण के सिद्धांत से? भाई इस पर जो आयाम हो सकता है वो कितना हो सकता है, क्या इसका आयाम कितना आ सकता है, ए आई प्लस ए आर। क्या इससे ज्यादा हो सकता है इसका आयाम? नहीं हो सकता। बिंदु P का आयाम ए आई प्लस ए आर से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि जब ये दोनों आएंगे एक दिशा में अगर आ रहे हैं तो एक दिशा में आने पर, अच्छा मैंने ऊपर ही क्यों लिया, इसका अपना भी आपको कैलकुलेशन मिल जाएगी, है ना। तो जब ये से टकरा करके वापस आएगा दोनों को अध्यारोपण से, इस बिंदु का आयाम ए आई प्लस ए आर से अधिक नहीं हो सकता, इतना आ जाएगा। लेकिन अगर पीले वाली रस्सी के हिसाब से सोचे तो पीले वाली रस्सी के हिसाब से इसी बिंदु का आयाम कितना होना चाहिए, 80, तो ये 80 होना चाहिए। लेकिन बिंदु तो एक ही है, चलो 80 ले या ए आई प्लस ए आर ले, 80 ले या ए आई प्लस आर ले, और बिंदु तो एक ही, आयाम तो एक ही होगा। जब आयाम एक ही होगा तो उसका मतलब ए आई प्लस आर इक्वल टू 80 होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटे। इस बिंदु पर आयाम ए आई प्लस ए आर इक्वल टू 80, ये एक समीकरण देता है, बहुत प्यारी समीकरण है, ए आई प्लस ए आर इक्वल टू 80। लेकिन समझने के लिए ध्यान सुने, क्योंकि समझ में आने में बड़ी दिक्कत होती है कि यार आपतित और रिफ्लेक्टेड का योग ट्रांसमिटेड के बराबर, ओ लेकिन बिंदु P पर ऐसा हो रहा है। बिंदु P पर ऐसा इसलिए क्योंकि कॉमन बिंदु है बेटे। जो बिंदु P पर ऐसी बात हो रही है तो बिंदु P पर इसके हिसाब से तो इसका आयाम 80 होना चाहिए था, इसके हिसाब से आई प्लस ए आर होना चाहिए था। लेकिन बिंदु तो एक ही है तो दोनों समान होंगे, बिंदु तो एक ही है दोनों समान होंगे, कर दो दोनों को समान। यानी कि आपको क्या करना है, क्या मैं कह सकता हूँ ए आई प्लस ए आर इक्वल टू 80, इसको बोलते हैं बेटे प्रतिबंध, बोलते हैं बाउंड्री का, ये होगा। अब देखो इस वाली समीकरण में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी का फैक्टर के हिसाब से लगा सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ। लो जी, चलो जी, यहाँ पे लिख देंगे ए आई माइनस ए आर, ए आई प्लस, और ये बेटे V1 अपॉन V2 80 स्क्वायर। ये क्या बना 80, ए माइनस ए आर, ये 80 आ गया, V1 अपॉन V2 80 स्क्वायर छम छम। तो ए आई माइनस ए आर, V1 अपॉन V2 80 बचा। इसको मान लो समीकरण नंबर 3, ये समीकरण नंबर 2। तो 2 और 3 को हल करना अब आसान है। वाह, 2 और 3 को हल करना अब आसान है। इनको हल करते हैं।
हल करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है ए आई प्लस माइनस ए आर इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू ए टी, समीकरण नंबर 3। दोनों को हल करेंगे, ये इससे उड़ जाएगा 2ai। बेटे इन दोनों को जोड़ेंगे, ए टी को माना जाएगा, तो वी वन प्लस वी वन अपॉन वी टू इंटू ए टी। निकालना क्या था, ए टी निकालना था, ए आई पता रहता है, वी टू प्लस वी वन। तो यहाँ से आप देखेंगे ए टी का आंसर क्या आया, ए टी का आंसर आ गया बेटे, ए टी बराबर आ गया 2v2ai अपॉन वी वन प्लस वी टू, और ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। यानी कि पारगम्यता वाली जो तरंग आएगी उसका आयाम ये होगा, है ना। अब ए टी की वैल्यू, ए टी का मान समीकरण 2 में रख दो, तो क्या आएगा, ए आई प्लस ए आर 2v2 ए आई अपॉन वी वन प्लस वी टू। ए आर निकाल, 2v2 ए आई अपॉन वी वन प्लस वी टू माइनस ए आई। एलसीएम ले लो, वी टू ए आई माइनस ए आई वी वन माइनस वी टू ए आई अपॉन वी वन प्लस वी टू। कहने का मतलब हुआ ए आर क्या होगा, 2 वी टू ए आई में से एक वी टू आई गया, तो क्या बचेगा, वी टू माइनस वी वन, दिस इज ए आई अपॉन वी वन प्लस वी टू। ये आपका रिफ्लेक्टेड या परावर्तित का आयाम, और ये किसका आ गया, ट्रांसमिटेड का। तो ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब हम थोड़ी सी इस पर एनालिसिस करते हैं कि भाई जो हमने केस पढ़े थे उनकी बात करते हैं कि एक सघन माध्यम हो गया, एक आपका विरल माध्यम हो गया। जो भारी माध्यम है वो सघन, जो आपका हल्का माध्यम है वो विरल हो गया। यानी कि जो दृढ़ माध्यम होता है वो सघन माध्यम होता है, और जो मुक्त सिरा होता है वो विरल माध्यम होता है ना। हाँ बेटा, हमने आपतित आयाम के बेसिस पर परावर्तित आयाम और पारगम्यता आयाम को निकाल लिया है। अब उसके 2 केस हम समझते हैं, जिससे कि आपको जो हमने कैलकुलेशन की थी उस पहले कि भाई आयाम कितना वापस आएगा और कितना पास हो जाएगा, या वो उल्टा कब होगा या उल्टा कब होगा, उसकी बात करते हैं। तो केस फर्स्ट की बात कर लेते हैं। मान लीजिएगा ये आपके पास एक रस्सी है, और एक रस्सी ये थी, इसको हमने क्या नाम दिया, μ1 और μ2। इसको सघन नाम दे दो, सघन माध्यम, और इसको बेटे विरल माध्यम, विरल माध्यम, है ना। डेंसर बोलते हैं इसको हम, डेंसर, और इसको रेयर मीडियम। अच्छा, इसमें आपके पास μ1 ग्रेटर देन μ2 है, तो इससे आप क्या बोल सकते हैं, टेंशन तो सेम थी, तो इससे आप बोल सकते हैं कि v1 लेस देन v2। ये कम होगा ज़्यादा होगा, ये तो सबको पता है ना। अच्छा, इसमें जो तरंग गई थी वो कौन सी गई थी बेटे, ए आई, और बेटे जो इसमें तरंग इधर गई वो ए टी। सीधी जाएगी उल्टी आएगी, उसकी कैलकुलेशन हमें करनी है ना, और कितना आयाम होगा। अब देखो बात ए आर की करते हैं पहले। ए आर का फॉर्मूला आया वी टू माइनस वी वन इंटू ए आई अपॉन वी वन प्लस वी टू। चूँकि वी वन लेस देन वी टू है, वी टू ग्रेटर देन वी वन आया, यानी कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ए आर का जो साइन आएगा वो प्लस का आएगा, और ये जो वैल्यू आएगी वी टू माइनस वी वन, ये कम आएगी, वी टू माइनस, और ये वी वन प्लस वी टू ज़्यादा है, तो ये 1 से कम आएगी वैल्यू। तो आप कह सकते हैं कि ए आर की वैल्यू ए आई से कम होगी, ए आर की वैल्यू ए आई से कम आएगी, लेकिन प्लस की आएगी। कितनी आएगी वो तो सोल्व कर लेंगे, हम इससे सोल्व करके मिल जाएगी, कम भी आएगी, लेकिन प्लस की आनी। प्लस का मतलब क्या हुआ कि इसका आयाम ऊपर की तरफ ही होगा, यानी कि जब हमारी कोई तरंग सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही होती है तो आपके पास जो तरंग आएगी वो उसी माध्यम में, इधर से आ रही है तो इसी माध्यम में ए आर के हिसाब से वापस आ जाएगी उसी डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो उसका कहने का मतलब यह है कि इसमें जो डेल्टा फाई होता है वो 0 होता है। कब? जब
सघन से विरल में जा रही है, सघन से विरल में डेल्टा फाई कोई चेंज नहीं आता, ए आई में, ए आई और ए आर में कोई चेंज नहीं आता, डेल्टा फाई शून्य होता है। अब बात करते हैं ए टी की। ए टी क्या कहता है भाई? ए टी कहता है 2v2 ए आई अपॉन A1 प्लस A2। अच्छा ध्यान से देखो, स्पीड है, ये सब चालें हैं, सॉरी, V1 प्लस V2, ये सब क्या है? चाल है। तो AT तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज, हमेशा। तो ये हमेशा ही पॉजिटिव है भाई। जब ये हमेशा ही प्लस का है, इसका मतलब इसकी जो तरंग होगी वो तो हमेशा ही ऊपर रहेगी, प्लस की रहेगी, AT आ जाएगी, है ना। अब इसमें भी देखो V2 ज़्यादा है, लेकिन V1 प्लस V2, तो ये भी एक AI से कम आएगा, ये भी AI से कम आएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो कंडीशन से सेटिस्फाई करना चाहिए, AI प्लस AR बराबर AT। खैर, अभी बात ये हो रही है कि हमारे पास ये जो तरंग आएगी वो सेम फेज में क्यों आ रही है, ये हमें समझ में आ गया कि जब सघन से विरल में जा रही है तो ये होगा। अच्छा उल्टा कर लेते हैं, उल्टा करें तो उल्टा कैसे करेंगे भाई? उल्टा ऐसा करेंगे। प्यारे बच्चों, हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है। तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। जब विरल से सघन में जा रही हो, केस सेकंड में क्या होगा? रस्सी ऐसे मान लो, एक ऐसे मान लो, तो ये μ1 V1 μ2 V2 है ना, ये आ गया इस तरफ से AI, इधर AT। अब देखो, चूंकि μ1 इज लेस देन μ2, तो क्या लिखेंगे? तो V1 इज ग्रेटर देन V2। ये तो समझ में आ गया होगा, V1 ग्रेटर देन V2 होगा। जब V1 ग्रेटर देन V2 होगा तो क्या AR को लिखेंगे? तो V2 माइनस V1 AI अपॉन V1 प्लस V2। अब चूंकि V1 ग्रेटर देन V2 है, इसलिए AR इज नेगेटिव, AR नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने का मतलब उल्टा, यानी कि यहाँ से जो तरंग जाएगी वो ऐसे जाएगी और ये आपका AR होगा, ठीक। और हमने भी पढ़ा AT के बारे में तो जाना ही है, यानी कि AT के बारे में जाना कितना? 2V2 अपॉन AI भी है अपॉन V1 प्लस V2। दिस इज पॉजिटिव, ये हमेशा ही पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होगा तो उसमें जो तरंग जाएगी वो तो ऐसे जाएगी AT के आयाम के साथ। लेकिन ये उल्टी चली गई तो इसका मतलब इसमें डेल्टा फाई क्या होगा? डेल्टा फाई पाई का होगा, पाई का चेंज आएगा, ये इसके साथ उल्टी है। जिस क्षण पर ये अधिकतम होगा ये न्यूनतम, जिस क्षण पर ये न्यूनतम होगा ये अधिकतम होगा, इनमें कालांतर पाई का रहेगा, ठीक है। तो ये हमें इस कैलकुलेशन से पता लग रहा। हमने क्या किया था? हमने ये किया था, ये केस सेकंड हो गया हमारा, है ना। हमने क्या किया था? हमने दृढ़ एंड लिया था। कैसा? दृढ़ एंड। मान लो मैंने लिया भाई दृढ़ एंड ले लिया, रस्सी ले ली, इसमें एक तरंग चलाई AI की स्पीड V1। दृढ़ एंड का मतलब ये इधर क्या है? दीवार है। तो एक तो रस्सी होगी, इसमें μ1, इसका μ2, इसका μ2 लगभग अनंत होगा ना भाई। μ2 इज वेरी 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 ग्रेटर देन μ1। भाई इसका द्रव्यमान पर यूनिट लेंथ पर दीवार का अनंत है, रस्सी के कंपेयर में तो बहुत ज्यादा है। इसका द्रव्यमान पर इकाई लंबाई का द्रव्यमान इसका बहुत कम है, इसकी इकाई लंबाई का द्रव्यमान तो बहुत ज्यादा है दीवार का। तो दीवार तो सघन माध्यम हो गया, ये कैसा? विरल माध्यम हो गया। ये कैसा? विरल। ये कैसा? सघन। तो ये विरल, ये सघन माध्यम आ गया, है ना। अच्छा अब बात करता हूं कि भाई ठीक है ये विरल है, ये सघन है, तो इसमें जब V म्यू इन्फिनिटी है तो V2 कितना होगा? V2 टेंडिंग टू 0, क्योंकि उल्टा रिलेशन होता है, V विथ क्रमानुपाती होता है म्यू के रूट के। तो यहाँ पे V1 है, वहाँ पे V2 अनंत के आसपास होगा, है ना। ये V2 0 के और μ2 अनंत के आसपास होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इसके हिसाब से, इसके अकॉर्डिंग
V2 क्या है, 0 है, V2 क्या है, 0, ठीक। तो ए आर यहाँ पे 0 रखो, 0 माइनस V1 अपॉन V1 प्लस 0 इंटू AI, तो क्या बचा, माइनस का AI बच गया सिर्फ। इसका मतलब जितने आयाम की तरंग जा रही थी दीवार पे टकराने पर, उल्टी होकर के उतने ही आयाम की आएगी, उल्टी होकर के उतने ही आयाम की आएगी। तो यहाँ AR बराबर माइनस AI आ जाएगा। ये तो क्या था हमने, जितने की जा रही थी, A की जा रही थी, तो माइनस A से उल्टे आ रही थी ना दीवार से टकराने पर। तो ये कैसा सिरा हो गया, दृढ़। तो दृढ़ सिरे पर हमने यही लिया था, प्रैक्टिकली देखा था कि जब कोई तरंग जाके टकराती है दीवार से तो वापस उल्टी होकर के उतने ही आयाम की आ जाती थी। तो ये किसका प्रूफ है, ये यहां से इस बात का प्रूफ हो चुका है कि भाई AR जो होगा माइनस AI के बराबर हो रहा है, विपरीत आयाम के बराबर वो वापस आएगी। ये इस चीज को मैथमेटिकली हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। अच्छा, इसमें तो तरंग वापस आ गई पूरी की पूरी, उल्टी होकर आई भले ही, तो इसमें डेल्टा फाई आपका क्या बन गया, डेल्टा फाई इसमें आ गया पाई के बराबर। लेकिन इसमें कितनी तरंग गई, इस वाले में AT कितना चला गया भाई, V2 को देखो ध्यान से, तो इसमें तरंग गई नहीं क्योंकि सारा तो आयाम यहाँ आ गया, तो V2 शून्य होगा। कैसा होगा, AT ट्रांसमिटेड आयाम कितना होगा वो निकालते हैं। तो उसको निकालने का क्या सोचेंगे भाई, कैसा सोचें इसको निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए काम करो, हमने V2 को 0 लिया हुआ है, V2 को 0 ले लिया, तो यहाँ V2 0 रख देंगे। तो जब यहाँ 0 रखेंगे तो AT क्या बन जाएगा, शून्य। भाई V2 को 0 रखा, 0 रखा, तो आउट इसमें तो कोई भी तरंग नहीं जाएगी, इसका मतलब यानी कि आइडियल केस ले रहे हैं कि ये अनंत है, इसका हालांकि अनंत तो होता नहीं, चाहे बिल्कुल जरा सी तरंग जाए वो तो जाएगी, है ना, क्योंकि अनंत तो किसी का मास नहीं होता और स्पीड उसमें 0 कुछ ना कुछ होगी। अगर भाई बहुत हाई मास भी ले लिया तो बहुत कम आएगी वेलोसिटी, आएगी तो भले ही बहुत कम है, उसको लगभग 0 मान लिया हमने, और इसका द्रव्यमान इसके कंपेयर में बहुत ज्यादा है तो हमने लगभग अनंत मान लिया इसके कंपेयर में। अनंत का मतलब ये नहीं कि बस बहुत मोटी दीवार हो गई, इस रस्सी के कंपेयर में या अनंत के बराबर मान लिया। यानी कि आप यहाँ ये कह सकते हैं कि μ2 बहुत ज्यादा है, और तो V2 कह सकते हैं V2 बहुत कम है, ये भी डाल सकते हैं कि V2 बहुत कम है तो लगभग 0 है तो 0 आ जाएगा। अगर मैं कुछ वैल्यू ले लूँ पॉइंट में जरा सी भी ले लूँगा तो AT का कुछ ना कुछ मान यहाँ भी आएगा, AI का भी बहुत सारा मान इसके लगभग बराबर होगा। बट आइडियली मानूं, अगर दृढ़ कह दिया, दृढ़ का मतलब तो आइडियली मान लो कि भाई ये आपका अनंत है द्रव्यमान और ये आपका बिल्कुल उतने ही आयाम से वापस आ जाएगा, अगर दृढ़ सिरा कह दिया तो, ठीक है। तो दीवार कह देने का मतलब दृढ़ सिरा ही है, रस्सी के कंपेयर में दीवार दृढ़ ही है ना। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा हमारा, जो हमने प्रैक्टिकली लिया था कि दीवार से टकराने पर -A से वो वापस आएगी और दीवार में कोई भी तरंग नहीं दिखाई थी। क्यों, क्योंकि दीवार में तो तरंग जाएगी नहीं, ट्रांसमिटेड शून्य हो गया। इस कैलकुलेशन से पता लग रहा है, क्लियर। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, अच्छा सर वो वाला भी बताओ, वो मुक्त सिरे वाला भी बताओ इसी फॉर्मूले से, वो भी देखते हैं। तो जी मुक्त सिरे की बात करते हैं। मुक्त सिरे में क्या था, मुक्त सिरे में बेटे ये था कि आपकी तरंग गई और यहाँ पर ये ऐसे थी, ये आपके पास AI और स्पीड मान लीजिएगा V1 μ1। अब अगर मैं बात करूं कि भाई इधर तो कुछ भी नहीं है, इधर तो कुछ भी मीडियम नहीं है, माध्यम नहीं है, तो इसका जो माध्यम का भार होगा एक तरह से हवाई है, इधर तो हवाई है, इधर तो माध्यम का भार क्या है, 0 है, यानी कि इधर तो μ1 क्या है, 0 है। तो V1 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। भाई μ1 तो लगभग 0 है, हवाई तो है, इधर तो कोई वो नहीं है जिससे कि इसका जो आएगा μ2 कुछ होगा, तो इधर V2 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अच्छा, अब μ2 इन्फिनिटी आ गया, इधर V1 मान लो। तो अगर मैं बात करता हूँ AR की, AR क्या बैठेगा भाई, AR बैठेगा कितना, V2 माइनस V1 AI अपॉन V1 प्लस V2। अब चूंकि V2 तो क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया लगभग, है ना। तो अब इसमें इन्फिनिटी रख देंगे तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ये तो अपरिभाषित फॉर्म आ गई। लेकिन इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, V1 क्या है आपका, ये V1 है। तो एक काम करते हैं, एक काम कर लो, V2 की वैल्यू कितनी बैठेगी, अगर मैं V2 कॉमन ले लूँ तो देखो V2 को कॉमन ले लिया तो 1 माइनस V1 अपॉन V2 AI, और बेटे नीचे से भी कॉमन ले लो V2 को, तो V1 अपॉन V2 प्लस 1, ये AR आ गया। अब ये तो कट गया, अब V2 को क्या लेना हमने, टेंडिंग टू अनंत, अनंत रखो अब यहाँ, तो 1 माइनस V1 अपॉन अनंत,
AI, और ये V1 अपॉन अनंत। ये सोचो, ये तो क्या बन गया 0, ये भी क्या बन गया 0, तो क्या बचा AI बच गया, ये 1 AI, ये 1, तो AI बच गया, इसका मतलब प्लस का बचा और AI के बराबर बचा, यानी कि इसीलिए यहाँ पर से जो तिरंग जाती है वो वापस इसी डायरेक्शन में आ जाती है, और जो AR होता है उसमें AR की वैल्यू AI के बराबर होती है। समान कला में है, क्योंकि जिसमें समान कला में है, क्योंकि जो फेज इसका था वही फेज इसका रहेगा, तो आप कह सकते हैं कि इनमें जो फेज डिफरेंस होता है वो शून्य होता है, यानी कि जब ये अधिकतम होगी ये भी अधिकतम होगी, जब ये न्यूनतम होगी ये भी न्यूनतम होगी, है ना। इसीलिए इस बिंदु पर 2a हो जाता है, अधिकतम अधिकतम जुड़ करके 2a के बराबर आ जाता है ना। ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब भाई अगर हम बात करें कि अपने पास ये तो आ गया V2, अब AT की बात कर लेते हैं। AT क्या है 2V2 AI अपॉन V1 प्लस V2। बेटे V2 तो अनंत हो गया, तो V2 तो अनंत हो गया, इसमें से क्या करो V2 AI, तो V2 कॉमन ले लो, V1 अपॉन V2 प्लस 1, ये तो उड़ गया। अब V2 का क्या करो, V2 को इन्फिनिटी रखो, 2AI अपॉन यहाँ पे क्या रखेंगे V1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1, ये 0 हो जाएगा, ये सब 0, तो यानी कि AT किसके बराबर आ गया 2 ऑफ AI के, यानी कि ट्रांसमिटेड जो होगी वो 2 ऑफ AI के चली जाएगी। इधर से AI निकला, इधर से 2AI निकला, इधर से कितना निकलेगा इसमें 2AI, इसमें जाएगा, यानी कि यहाँ पे ट्रांसमिटेड किसके बराबर जाएगा 2AI के बराबर AT। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक। अब सोचो ये AI और AI दोनों जुड़ गए, 2AI उधर भी 2AI, और मैंने बताया था AI प्लस AR बराबर AT होना चाहिए, वो है कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। AT प्लस AR इक्वल टू कितने के AI प्लस AR इक्वल टू AT के। अब सोचो इधर तो AT 0 था, AI प्लस का AR माइनस का जुड़ करके तब भी 0, तो AI प्लस AR इक्वल टू AT के वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही दोनों में। खैर कुल मिला के बात ये हुई कि जो हमने शुरू में प्रैक्टिकली देखा था रिफ्लेक्शन या परावर्तन का नियम, वो तरंगों में बिल्कुल उसकी गणना हमारी गणित से मैच कर रही है। आपको बस ये फॉर्मूले अच्छे से रटे होने चाहिए, ये 2 अच्छे फॉर्मूले हैं जो आपको इस पूरी कैलकुलेशन को अच्छे से देंगे, है ना। मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सभी हमारे 2 सिरे याद रखने, एक फ्री और एक फिक्स, मुक्त और आपका दृढ़ सिरा, ठीक है। इस पे 2 न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलो जी, आपको 2 रस्सी दे दी, इस रस्सी में आपने एक तरंग उत्पन्न की, उस तरंग की आपको चाल निकाल सकते हो, क्योंकि आपको इसमें μ1 दे रखा, μ2 दे रखा, और तनाव दोनों रस्सियों में क्या होगा समान होगा। क्यों, क्योंकि T1 बराबर T2 बराबर क्या होगा T, ये हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए AR और AT चाहिए। अगर आपतित किरण की समीकरण ये है तो रिफ्लेक्टेड, परावर्तित और ट्रांसमिटेड यानी कि पारगम्यता की समीकरण लिखनी। तो छोटा सा सवाल है, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए AR का मतलब क्या है, AR का मतलब है V2 माइनस V1 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू AI। अब V1 को क्या लिखेंगे, क्या V1 को T/2 लिख देंगे, T/μ, और V2 को क्या लिखेंगे, क्या V2 को लिखेंगे T/8। यस, यहाँ रख दो वैल्यू, क्या हुआ। अच्छा, इसमें एक काम कर सकते हैं कि भाई T/2 ये T/8 है, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान बनाया जा सके। तो T/2 T/8 को इसको मान लीजिएगा, आपने मान लिया अंडर रूट ऑफ, इसमें आपका 1/2 अंडर रूट ऑफ T/2 ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि अगर आपने इसको V1 को V मान ले, अगर V1 को या इसको, हाँ चलो V1 को V2 को V मान लिया, तो ये कितना आ जाएगा। अगर V2 को V मान ले तो बहुत ध्यान से देखो, तो क्या ये 2V के बराबर है, देखो ध्यान से भाई, V2 आपने V मान लिया पूरे को, तो रूट T/2 बराबर 2V, और ये क्या है V1, तो V1 की वैल्यू 2V के बराबर हो गई। तो इससे क्या होगा, V से V कट जाएगा, तो V1 2V है और V2 को V लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए रखो जी, तो V2 को, तो V1 को 2V और V2 को V, तो V माइनस 2V अपॉन V प्लस 2V, और बेटे ये दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया -1/3 सेंटीमीटर।
ये ए आर आ गया। अब अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। इसकी समीकरण लिखनी तो क्या लिखेंगे, y इक्वल टू ए आर साइन ओमेगा टी। यहाँ माइनस था, उल्टी जाएगी इसमें तो ये, अच्छा उल्टी जाएगी और माइनस का साइन आया तो ऐसे जाएगी, ऐसे तो जाएगी रिफ्लेक्ट होकर के, तो यानी कि माइनस ए आर और ये प्लस के एक्स। आप ये भी कह सकते हैं कि y इक्वल टू, माइनस को तो अंदर ले जाएंगे तो 1/3 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई, पाई का इनमें कलांतर आ जाएगा। इसकी समीकरण भी लिखना आसान हो गया, कितना मुश्किल काम था जो कि बहुत आसानी से लिख दिया क्योंकि हमारे पास अब पूरी गणना है। अच्छा ए आई के बाद ए टी की बात करते हैं। ए टी क्या था, 2v2 ए आई अपॉन v1 प्लस v2। v2 कितना था भाई, v2 कितना था भाई 2v, और बेटा ये कितना था v प्लस 2v प्लस v2 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 तो v था ना, v2 तो v था, और ये ai1 और v1 कितना भाई 2v प्लस v, तो कितना आ गया 2/3 1 सेंटीमीटर। और ये प्लस का आया, प्लस का आने का मतलब इसमें तरंग ऐसे चलेगी, और वो तो हमेशा प्लस का आएगा, है ना। लेकिन इसकी समीकरण क्या लिखोगे, इसी समीकरण लिख लेंगे वाई टी की कितनी, ए टी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि उसी दिशा में जा रहा है, तो 2/3 साइन ओमेगा टी माइनस के एस। कोई फेज में अंतर नहीं है, कोई कला में अंतर नहीं, समीकरण भी लिख दिया, आर भी लिख दिया, ए टी भी लिख दिया और अपने सारे काम हो गए। ठीक है, इस तरीके के इसमें सवाल पूछे जाते हैं। हाँ जी, देखिए इसमें मान लीजिएगा आपको एक रस्सी दे दी, इसका फॉर्म्यू दे रखा μ1, इसका μ2 दे रखा है μ, तो बेटा इसमें आप v1 निकाल सकते हैं और ए आर ए टी और वाई आर वाई टी निकालनी, इसकी समीकरण लिखनी है, जबकि आपके पास वाई आई की समीकरण भी दे रखी है और ये दिया हुआ, तो तनाव तो समान रहेगा, ये बात हम जान चुके हैं पहले ही। इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपको v1 लिखना है तो अंडर रूट ऑफ टी बाई कितना 4μ, यानी कि टी बाई म्यू अंडर रूट में, और यहाँ पर आ जाएगा 1/2, और v2 कितना, v2 आ जाएगा अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। अब अगर मान लीजिएगा आपने v1 को मान लिया v मान लिया, अगर v1 को v मान लें तो v2 बराबर किसके आ जाएगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो v2 आ जाएगा 2v के, कोई टेंशन नहीं, v2 2v का डबल, ये आधा है ना तो इसका डबल हुआ, है ना। तो बस अब करो ए आर, फॉर्मूला लिखेंगे v2 माइनस v1 ए आई अपॉन v1 प्लस v2, v2 कितना भाई 2v माइनस v अपॉन v प्लस 2v इंटू 5, कितना आ गया, तो v/3 यानी कि 1/3 यानी कि 5/3, और प्लस का आया, तो समीकरण भी लिखने में कोई बुराई नहीं है वाई आर के लिए, तो 5/3 साइन ओमेगा टी, डायरेक्शन उल्टी है तो प्लस कर देंगे, और बेटे इसमें इसके प्लस का आया तो कोई भी फेज में अंतर नहीं आएगा, यानी कि इसमें जो रिफ्लेक्टेड वेव जाएगी वो ऐसे चली जाएगी, क्योंकि प्लस का आया ना ये, तो प्लस का आने का मतलब ऐसे चली जाएगी। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर आपके पास के एक्स, बस ऐसे लिखना, ये समीकरण आ गई। अगर ए टी की बात करें, ए टी क्या होगा, ए टी था बेटे 2v2 ए आई अपॉन v1 प्लस v2, v2 कितना है, v2 2v है, ये 5 बेटे, ये v प्लस 2v, तो 2 4 5 20, 20/3 सेंटीमीटर, ये आ गया। तो वाई टी कितना लिख देंगे भाई 20/3 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, बस ये इसकी समीकरण आ गई, हो गया इसका आंसर। ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं, है ना। कभी कभी क्या है, टेंशन निकालने की बात कर सकते हैं, तो टेंशन निकालने के लिए वो उसमें पुली उली लगा देगा, तो उस तरह का देख लेते हैं सवाल। चलिए इसमें आपको ऐसे यहाँ पे एक तरंग चलाई इसमें, तो इसमें जो तरंग चलाई आपसे क्या पूछा, इसमें ये अपना μ1 दे रखा म्यू, और ये μ2 के बराबर दिया हुआ है, तो आपसे v1 पूछा हुआ है कितना है, इसमें स्पीड v2 पूछी हुई है कितनी है ना। ए आर ए टी की बात की हुई है, ए आर और ए टी की बात की हुई है, टेंशन आप निकाल सकते हो,
टेंशन कितनी होगी। तो बेटे सॉल्यूशन करते हैं सीधे सीधे। सबसे पहले टेंशन की जरूरत पड़ेगी, mg के बराबर होगी, रेस्ट पर है सब कुछ सिस्टम। तो v1 की बात करें तो अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू, तो mg बाई म्यू, म्यू कितना, अगर v1 की बात करें तो म्यू के बराबर है। और v2 की बात करें तो अंडर रूट ऑफ mg अपॉन 16 म्यू है। तो mg अपॉन 16 म्यू, अगर मैं इसको v मान लूँ तो बेटे ये आएगा mg अपॉन म्यू और ये आएगा 1/4। तो यानी कि आ गया, आपको अगर इसको v मान लो, इसको v मान लो, अगर इसको v मान लिया तो ये जाएगा 4v के बराबर। अगर इसको v मान लिया तो इस पूरे को v मान ले तो ये 4v के बराबर है। इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक, इसे थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान है क्योंकि v कट जाता है ऊपर नीचे से। तो v1 आ गया, v2 आ गया, v1 की वैल्यू तो ये आ गई और बेटे v2 की वैल्यू ये आ गई। अब हमें चाहिए क्या, at और ar चाहिए। तो ar कितना, v2 माइनस v1 ai अपॉन v1 प्लस v2। तो v2 कितना आया भाई, v माइनस 4v और ये दे रखा ai इसमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है मान लीजिएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक, ये 2 सेंटीमीटर लिख दिया। तो बेटे v प्लस 4v कितना आ गया, माइनस के 6/5, यानी कि इसमें जो तरंग जाएगी रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ से वो कैसी जाएगी, ऐसी जाएगी, उल्टी जाएगी। ठीक है, अब ट्रांसमिटेड की बात करें तो at कितना जाएगा, at आता है 2v2 ai अपॉन v1 प्लस v2। v2 कितना भाई, v2 कितना भाई, v2 v है और ये 2, तो ये कितना 4v प्लस v, तो v से v कटेगा तो 4/5, तो ये 80 आ गया। समीकरण दे दे, अगर आपको बोल दे कि भाई इसकी समीकरण मान लो इस y इंसिडेंट की समीकरण दे दी, अगर ये समीकरण दे दी आपको ai साइन ओमेगा t प्लस kx, मान लो ये दे दी, ये हमने दे दी समीकरण, तो बताओ इसकी समीकरण क्या लिखेंगे वाई आर की, तो ये लिखेंगे 6/5 साइन ओमेगा टी। अच्छा यहाँ पर मैंने प्लस दे दिया है ना, चलो माइनस ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इस दिशा में जा रही, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा ओमेगा टी के एक्स। अगर आप माइनस देते तो यहाँ प्लस देते तो यहाँ माइनस कर लेते, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन उल्टा है तो प्लस पाई का चेंज भी आएगा, इस बात का ध्यान रखें, ये भूल जाते हैं बच्चे। ए टी की बात करें तो वाई टी इक्वल टू 4/5 साइन ओमेगा टी और माइनस के एक्स, बस इसमें कोई फेज में अंतर नहीं आएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। इस तरीके से हम रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन और पारगम्यता पर पूरा का पूरा आर्टिकल अच्छे से विद एग्जाम्पल समझ चुके हैं। ओके, चलिए परावर्तन पर बेस्ड हम नया सवाल देखते हैं। इसी तरीके का एक सवाल है जिसमें हमें क्या दे रखा है, 2 रस्सियाँ दे रखी है, एक का μ1 दे रखा है 16 म्यू और एक का μ2 दे रखा है 4 म्यू। ठीक है, हमें इसमें ये निकालना है कि AR AT कितना है, YI दे रखा है तो YR और YT कितना है। अच्छा, मैं आपसे पहले एक बात, छोटी छोटी सी बातें एक बार फिर से आपको बता दूं कि भाई इसमें आपके पास V1 और V2 अलग अलग होते हैं, इसमें T1 इसमें T2 और दोनों बराबर होते हैं T, इसमें आपके पास λ1 अलग होता है, इसमें λ2 अलग होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी और इसमें फ्रीक्वेंसी सेम होती है, लेकिन एक होता है K की वैल्यू बेटे चूँकि 2π/λ होती है तो इसमें K1 मानेंगे, इसमें K2 होता है 2π/λ2, यानी कि K1 K2 भी अलग होते हैं। अगर मैं इधर K लिख रहा हूँ तो K मतलब अलग होगा, अगर मैंने इससे पहले वाली समीकरण जो लिखी है उसमें कर K लिखा है तो यानी कि K अलग अलग होते हैं, है ना। तो हम समीकरण लिखते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि K और K अलग अलग होते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आप ये मानो कि जो K हमने इधर लिखा वो वाला K 2π/λ2 होता है, इधर वाला K भी 2π/λ2, इधर वाला भी 2π/λ1 भी, है ना। तो इसलिए तीव्रता भी बदल जाती है क्योंकि आयाम भी अलग अलग होते हैं। इसमें आपके पास AI हो गया, AR हो गया, AT हो गया। ठीक, अब बात करते हैं AI की, तो AI का फॉर्मूला क्या है भाई, AR का फॉर्मूला क्या है भाई, AR का फॉर्मूला क्या था, V2 माइनस V1 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू AI। इसका मतलब पहले V1 V2 का काम करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा कि V1 V2 कितने हैं। चलो V1 निकाल लेते हैं पहले। अच्छा, V1 की वैल्यू क्या आ गई, √T/16 म्यू, यानी कि कितना जाएगा 1/4
अंडर रूट टी बाई म्यू, और बेटे V2 कितना आ जाएगा अंडर रूट टी बाई 4 म्यू, यानी कि 1/2 अंडर रूट टी बाई म्यू, है ना। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या मान लो कि भाई मान लिया आपने इसको कितना मान लो आपने इसको मान लो V। अगर इसको V मान लें तो इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा 2V। तो क्या ये 2V के बराबर आ गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ जाएगा, यानी कि V1 है तो ये 2V, इसका डबल तो है, ये इसका डबल तो ये है, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमारे पास यहाँ पर जब हम रखेंगे V2 को लिखेंगे 2V माइनस V अपॉन कितना 2V प्लस V, ये हो जाएगा 8, सॉल्व कर लेंगे इसको। अच्छा 2V माइनस V और V यानी कि आ गया आपके पास V/3 यानी कि 8/3 सेंटीमीटर, और ये प्लस का आया। प्लस का आने का मतलब इसमें से जो तरंग इधर चल रही होगी वापस वो रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ से इधर आ रही होगी, ये अपना AR हो गया, ये अपना AI हो गया। अब AT की बात करते हैं, AT का क्या होता है भाई, AT का फॉर्मूला लिख लो। AT का फॉर्मूला क्या है, AT का फॉर्मूला था 2V2AI अपॉन V1 प्लस V2, V2 2V हो गया इंटू 8 डिवाइड बाय 2V प्लस V 3V, कितना आ गया 8 दूनी 16 दूनी 32/3, तो AT आ गया है 32/3 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये दोनों तो आंसर आ गए, अब सवाल है समीकरण लिखने का। अच्छा, K की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 2π/λ1 होगी। मेरे बताने का पर्पज ये है कि इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब आप ये समीकरण लिख रहे हो तो इधर तो अपना λ1 सेम ही रहता है, इधर वाले में तो λ1 ही रहेगा, तो K ही रहेगा। मतलब अगर मैं YR की समीकरण लिख रहा हूं तो AR आएगा, यहाँ पर AR कितना आया भाई 8/3 साइन ओमेगा t, डायरेक्शन बदल चुकी होगी KX, यहाँ पर ही आ गया। ध्यान रखना प्लस इसलिए करा क्योंकि डायरेक्शन इसकी इस तरफ हो जाती है, लेकिन इसमें कोई भी फेज में अंतर नहीं आएगा, फेज में अंतर नहीं आएगा, इसलिए K जो है ये वाला K कौन सा है, दिस इज K1 बेसिकली, दिस इज 2π/λ1। इस बात का ध्यान रखना है ना। जब हम YT की बात करते हैं, YT इंपॉर्टेंट है ये, तो YT में 32/3 आ गए साइन ओमेगा t माइनस KX, इसके साथ फेज में अंतर नहीं आया, लेकिन ये K का ध्यान रखना, ये K क्या हो जाएगा, ये K कितना होगा, K की वैल्यू 2π/λ2 होगी। यहाँ पर ये K 2π/λ2 होगी, क्योंकि दूसरे माध्यम में वेवलेंथ बदल जाएगी। भाई वेग बदल रहा है, वेवलेंथ तो बदल जाएगी ना, तो इसलिए इसकी समीकरण ये लिखेंगे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर ये K आपका 2π/λ2 है, यहाँ पर ये K वही वाला है λ1 वाला, यहाँ λ2 वाला है। इस बात का ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि K पूरी समीकरण में इधर उधर समान है, क्योंकि इस वाले माध्यम में गया तो लैम्बडा बदलेगा तो K बदलेगा, तो जब K बदलेगा तो आपको इधर वाले K का मतलब K2 से है, मतलब अगर आप इसको K1 मान रहे तो उसको आप K2 मान लो, इस तरह से K2 है ना। अगर हम इसको दिखा रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ जाए, क्योंकि हमने पहले बता दिया था कि भाई लैम्बडा बदल जाएगी तो लैम्बडा बदलेगी तो K तो अलग अलग हो गई। इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। कभी आप इसमें वो K सेम ही रखें, K रखा है हमने लेकिन वो λ2 वाला रखा है, ओके। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की जरूरत है तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 799 18002121 799।